जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली क्लास में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का ऐसे ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, जो कि लिविंग का कैरेक्टर है। हमने 5 बातें करी थी: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। रिप्रोडक्शन की परिभाषा पहले पढ़ी थी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके द्वारा हम कोई भी जीव, हम ही नहीं, कोई भी जीव अपने जैसे संतान, मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ, संतान को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज भी कहलाता है, मतलब अपनी स्पीशीज की निरंतरता को स्थिर बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया का वो फॉलो करता है वो कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 4 तरह का होता है। पहले हमने बाइनरी फिशन की बात करी थी, जो कि मल्टीपल फिशंस भी हो सकता है, मेनली यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर में भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, कोई ये नहीं कि केवल प्रोकैरियोट्स होगा। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, यूकैरियोट्स भी हो सकता है। बडिंग के द्वारा हो सकता है या फिर फ्रैगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन में हमने रीजनरेशन के बारे में बताया था। ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया में पाया जाता है। बडिंग हमने ईस्ट और हाइड्रा में बताया था। ईस्ट हमने बताया था यूनिसेलुलर होता है, हाइड्रा मल्टीसेलुलर होता है, और उसके बाद हमने बताया था स्पोर फॉर्मेशन एल्गी फंजाई वगैरह में। तो इन सब की बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने केवल थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बताए थे। उसी के बाद आज बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म, आइए पहले लिख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचयी अभिक्रियाएं। मेटाबॉलिज्म उपापचय, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, उपापचय अभिक्रियाएं की बात करें हम, तो हमने बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म, हमने ग्रोथ के टाइप बताई थी कि ग्रोथ इज द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब कि यही जिम्मेदार है ग्रोथ के लिए। आज हम इसी मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे कि जो कि ग्रोथ कराता है। और ये जो होता है मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म कम होता है, तब ग्रोथ होती है। लेकिन अगर कभी क्या हुआ, एनाबॉलिज्म कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, उस समय की ग्रोथ को हमने नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ के नाम से बोला था। तो मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत ढेर सारे केमिकल्स का बना हुआ होता है। ये केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स छोटे छोटे हो सकते हैं, कुछ काफी बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये जो केमिकल्स है ना, हर समय इंटरचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। कभी छोटे से बड़ा बन जाता है, कभी बड़े से छोटा बन जाता है। एनाबॉलिज्म की बात हमने बताई थी। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के इकट्ठा होकर बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल जाना, और बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। तो यही हमारा जो बॉडी बना हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो बॉडी है, वो बहुत ढेर सारे केमिकल्स का बना हुआ। साइज इनके कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, और यही जो इंटरचेंज होते रहते हैं छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में, इन्हीं को हम केमिकल्स रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, हमारे शरीर में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर समय चलती रहती हैं। केवल हम में नहीं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, फंजाई में भी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर वो लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होना ही होना है। ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर थे। इनमें संदेह होता है कि हम ग्रोथ के द्वारा ये नहीं डिसाइड कर पाते, रिप्रोडक्शन के द्वारा हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये तीनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा यह डिसाइड हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में हर समय हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हम बॉडी के अंदर तो चलती रहती हैं, सेल फ्री सिस्टम, अर्थात आउटसाइड द बॉडी भी हम इसे लैबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो इस मेटाबॉलिज्म को हम टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी चलती रहती हैं। तो आइए बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी थोड़ी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
all living organisms made up of various chemicals और वो इस्तेमाल हो सकते हैं केमिकल्स, वो या तो स्मॉल साइज के हो सकते हैं या लार्ज साइज के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग केमिकल्स हैं, बहुत ढेर सारे केमिकल्स का बना हुआ है। और ये केमिकल्स जो हैं हर समय इंटरचेंज होते रहते हैं। ये जो है केमिकल्स स्मॉल से लार्ज में और फिर पुनः लार्ज से स्मॉल में चेंज होते रहते हैं, लार्ज से स्मॉल में, और इसी इंटरचेंज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी अभिक्रियाएं हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि ये जो केमिकल्स हैं वेरियस टाइप के जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, और ये हर समय इंटरचेंज होते रहते हैं। स्मॉल से लार्ज बनता रहता है, लार्ज से स्मॉल बनते रहते हैं। इन्हीं चेंज होने की प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये जो है इनके बारे में एक बात अगर हम लिखना चाहें परिभाषा के फॉर्म में, तो द सम टोटल इस सम को SOME मत लिख लेना, SUM है, सही लिखा हुआ है, ज्यादा बुद्धिमान मत बनना, नहीं तो सम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in our body is metabolism। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। जैसे ऐसे समझो कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है। जब हम खाना खाया, मान लो हमने चावल खाया या रोटी खाया, तो जब चावल या रोटी हमने खाई तो क्या हुआ कि उससे हमें ग्लूकोज मिला। जब ये ग्लूकोज क्या होता है, जब हद से ज्यादा हो जाता है, मान लो मम्मी कहीं चली गई, हमने ग्लूकोन-डी का पूरा डब्बा अकेले ही खा लिया, एक ही दिन में खा लिया, तो क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई। तो इस ग्लूकोज को अब क्या करें, शरीर को जितना जरूरत है उतना ही लेगा, लेकिन जो बचा हुआ है उससे क्या करता है, केमिकल चेंजेस हुए, उसे हमने क्या किया, स्टोर कर लिया केमिकल चेंजेस करके लीवर के अंदर। और ये जब जरूरत पड़ी तो हमने फिर से, मान लो कभी हमें खाना ही नहीं मिला, अन्ना हजारे चक्कर में पड़े, भूख हड़ताल पे बैठ गए, खाना नहीं मिला, तो यही जो स्टोर हुआ भोजन होगा, ग्लूकोज होगा, उसे हम फिर से पुनः ब्रेक कर लेंगे ग्लूकोज को, और उसे हम यूज कर लेंगे। जब ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है तो ये ग्लूकोज चेंज किया जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में के रूप में इसे स्टोर कर लिया जाता है लीवर के अंदर। कहाँ पे, लीवर में। और इस ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हमें खाना नहीं मिल पाता है तब हम इसी ग्लाइकोजन को फिर से ब्रेक कर लेते हैं और ग्लूकोज हमें मिल जाती है, खाना काम चलता रहता है। तो यही जो केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, यही कहलाती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल का मतलब है कि स्मॉल से लार्ज में बनना, लार्ज का फिर से स्मॉल में ब्रेक होना, इन सभी का इकट्ठा जो स्वरूप है वही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को
मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम आउटसाइड द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सेल फ्री सिस्टम अर्थात लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम इसे टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो मान लो कि अगर हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने वेरियस खूब ढेर सारे केमिकल्स डाले, ये रिएक्शंस हुई तो ये रिएक्शंस जो हुई ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भले ही हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लिविंग थिंग्स हो जाए, कोई लिविंग वस्तु बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि हम इसे आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। काट दो, नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सही है। श्योरली इट इज द लिविंग रिएक्शन, इट इज द लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन का मतलब रिएक्शंस होंगे, चेंजेस होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, लार्ज भी स्मॉल में चेंज होंगे, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं हो जाएगी, यही कहने का मतलब कि लिविंग थिंग्स नहीं होंगे, लेकिन लिविंग रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। यही होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात अगर अगले चैप्टर में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता है जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, या फिर हमें पिंच हो जाए, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करें। कोई स्टिमुलस दिया जाए, पिंच होया जाए, या टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, पानी डाला जाए, ठंडक पहुंचाई जाए, ऐसे कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में किए जाए और उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करें, वही रिस्पॉन्स कॉन्शियसनेस कहलाता है। इसी कॉन्शियसनेस की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।